दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इश्यूज देखने को आ रहे हैं। इससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने पहले कवर किए हैं और आज हम एक मानसिकता के बारे में बात करेंगे, एक मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये बातें दोनों देशों के बीच में टेबल टॉक नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कुछ पुराने इंसिडेंट्स को रोल बैक करते हुए फ्लैशबैक से समझने की कोशिश करते हैं कि आज की स्थिति में भी नेपाल और भारत के बीच में सही तरीके से टॉकिंग क्यों नहीं हो पा रही है। ये शुरुआत होती है जब भारत और चाइना ने रूट का एग्रीमेंट किया था, रूट बनाने का एग्रीमेंट किया था। वो रूट कालापानी क्षेत्र से जाता था, जिसको तुरंत एक्टिव में आकर के नेपाल सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और डिप्लोमेटिक नोट भारत को और चाइनीज गवर्नमेंट को दोनों तरफ भेजे थे। परंतु इस विषय में भारत के साथ किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाया। नेपाल मांग करता रहा कि मुझे भारत से बात करनी है, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इससे पहले भी काफ़ी आपत्तियां नेपाल सरकार जता चुकी थी इस कालापानी क्षेत्र को लेकर के, इस लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र को लेकर के। परंतु ये दोस्तों देखने में तब आ रहा है जब भारत ने इस क्षेत्र से अपनी रोड बनाना चालू कर दी। पूरा का पूरा जो रोड था वो तैयार होकर के जब भारत सरकार ने घोषणा की तो नेपाल को ये लगा कि नहीं, इस क्षेत्र का गलत उपयोग किया जा रहा है, वो उसका क्षेत्र है, विदाउट उसकी परमिशन के बिना ही इस क्षेत्र में रोड बना दी गई है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है इससे रिलेटेड जो विवाद हैं, इसके स्पष्टीकरण, इसके फैक्ट्स, इसके प्रूफ्स मैंने आपको दिए हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि इसको आप थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा दूर नहीं जाता, भारत और पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो हिस्टोरिकली कश्मीर भारत का ही अंग है। हिस्टोरिकली इसके प्रूफ भी हैं दोस्तों। इसके संबंध में मैं अगले वीडियो में आपसे ज़रूर बात करूंगा, परंतु कंसंट्रेट करते हैं कि ऐसा ही सेम मुद्दा भारत और नेपाल के बीच में पनप रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पाकिस्तान का जो नक्शा है उस नक्शे में कश्मीर के आधे हिस्से को दिखाया जाता है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब भारत लीगली देखा जाए तो भारत का ही ये अभिन्न हिस्सा है और भारत ने इस हिस्से को अभिन्न अंग मांगते हुए अपने मानचित्र में, अपने इंडिया के मैप में इसे अपने अंदर दिखा करके नक्शा पारित किया था, जो कि गलत नहीं था। अब हम आते हैं भारत और नेपाल के मुद्दे में। जब नेपाल के पास पूरे प्रमाण है, प्रूफ हैं और इससे रिलेटेड जब नेपाल सरकार ने मैप बनाया और मैप सार्वजनिक किया, अपने ऑफिशियल गेजेट में इसको डिस्प्ले किया और लगभग देखा जाए तो ये लीगली हो गया एक प्रकार, तो ये मानचित्र को एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम भारत सरकार को क्यों हुई? ठीक है, अगर प्रॉब्लम हुई भी तो इसके विषय में दोनों सरकार बात कर सकती थी और नेपाल सरकार ने कई डिप्लोमेटिक नोट उसके बाद कोविड-19 के इस रोड बनने के बाद, जो कालापानी क्षेत्र में बने थे, उसके बाद कई नोट भारत सरकार को दिए, हमें बात करनी है, ये विषय बड़ा बहुत ही टिपिकल विषय है, इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार उन्हें डिप्लोमेटिक नोट भेजे, परंतु भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का एक रिप्लाई नहीं गया कि हमें आपसे बात करनी है। सरकार ने कुछ भी नहीं कहा, पर डिफेंड करने के लिए और कहने के लिए, नोटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे मीडिया तथ्य, अनवांटेड मीडिया सामने आ गए जो ये कहने लगे कि हमें बातें नहीं करनी, हमें बातें नहीं करनी। देखा जाए तो सरकार का काम मीडिया कर रही है, जो कि बहुत गलत है और प्रॉपर कवरेज नहीं मिल रही और कोई किसी भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि नेपाल ने डिप्लोमेटिक नोट के माध्यम से भारत सरकार को यह ज्ञापन पत्र दिया। और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी हैं, जो भी भारत सरकार में जो भी इस मामले को देखते हैं, उन्होंने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को यह बताया और ये बात होगी करके, परंतु कोई भी औपचारिक लेटर नेपाल सरकार को नहीं दिया गया है। औपचारिक कोई भी ऑफिशियल कोई स्पीच, ऑफिशियल कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं कि हमें आपसे बात करनी है और किसी प्रकार की मीटिंग, डिप्लोमेटिक मीटिंग के बारे में घोषणा नहीं हुई दोस्तों, जो कि सही नहीं है दोस्तों। अब साइकोलॉजिकली और थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर आप सोचें तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उस गलती को वो तब तक छुपाने की कोशिश करता है जब तक वो गलत साबित ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस मैटर में शायद भारत का स्टैंड कुछ कमज़ोर हो, इस वजह से वो इस मैटर पे बात नहीं करना चाह रहा हो, जिसको कवर मीडिया कर रही है, जो कि बहुत गलत है।
दोस्तों अब हम आते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों में। तो मेन में आपको ये बता दूं दोस्तों कि नेपाल की जो स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्टेटस है, नॉर्थ में चाइना, साउथ में इंडिया। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। एक लैंडलॉक कंट्री के अधिकार क्या होते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक लैंडलॉक कंट्री का एक राइट होता है कि जिस भी कंट्री से वो लैंडलॉक होता है उस कंट्री से सप्लाईज, उस कंट्री के माध्यम से ट्रेड्स में कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। अगर ऐसा कोई कंट्री करती है, अपने लैंडलॉक कंट्री के विरुद्ध ऐसा काम करती है कि उसको सप्लाई नहीं की जाएगी, तो ये इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के कानून अनुरूप इसे गलत माना जाता है। हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के कुछ भी देश, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, वो मिल करके कोई लीगल कार्रवाई करें। परंतु भारत और नेपाल के बीच में अगर ऐसी बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते बहुत पहले से ही अच्छे हैं। बस एक सीमा विवाद का कुछ मुद्दा है दोस्तों, जिसमें जल्दी से जल्दी अगर क्लियरेंस नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करूंगा, किसी सरकार के विपरीत जाने की बात नहीं करूंगा दोस्तों, ना नेपाल सरकार के ना भारत सरकार के। हम चाह रहे हैं किसी प्रकार से इन दोनों के बीच में फ्रेंडली टॉक्स हों और फ्रेंडली टॉक के माध्यम से कोई निष्कर्ष पे ये पहुंचे। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें अभी पता चला कि काला पानी के उसी क्षेत्र में रोड को और आगे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्षेत्र है दार्चुला, जो कि नेपाल में भी पड़ता है और भारत के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के इलाके में भी पड़ता है। तो ये जो जिला है वो दोनों तरफ एक तरीके से डिवाइडेड है इस क्षेत्र के कारण। परंतु इस क्षेत्र पे इतना सब डिस्प्यूट होने के बाद भी भारत का कंस्ट्रक्शन चालू है। दोस्तों कभी भी किसी भी क्षेत्र में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। दोस्तों अब हम आते हैं चाइना के परिप्रेक्ष्य पे। जो मीडिया चिल्ला के, इंडियन मीडिया चिल्ला के यह कह रहा है चाइना के कारण ही नेपाल ऐसा कुछ कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस में। दोस्तों ये सब पूरी बकवास है, इसमें कोई भी सत्यता मुझे नहीं लगती। क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री अगर उसका जो घनिष्ठ मित्र है उसका साथ ही नहीं देगा नेपाल का, तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्थ में जो उसकी कंट्री है उसी के पास सपोर्ट मारने की कोशिश करेगा। वेदर वो हो सकता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो वो सामंजस्य तो वो देश बनाने की कोशिश करेगा, चाहे भारत के साथ बनाए चाहे चाइना के साथ बनाए। परंतु हो ऐसा रहा है कि हम उसको, नेपाल को ना चाहते हुए भी अपना दुश्मन बना रहे हैं और ज़बरदस्ती उसे यह कह रहे हैं कि तुम चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुके हो और तुम्हें हमारे मुताबिक काम करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते, वो भी एक देश सोवर्जन, नेपाल भी एक सोवर्जन कंट्री है, उसका भी एक आत्मसम्मान है, तो हमें उसकी अखंडता का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो देश बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ऐसा नहीं कि छोटा देश है तो हम उसके बातों को नज़रअंदाज करें। हम यही देख रहे हैं दोस्तों कि भारत ना चाहते हुए भी नेगलेक्ट कर रहा है, नेपाल से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा रहा है दोस्तों। अभी हाल ही में काफ़ी घटनाएं आपने देखी, जो भी मीडिया के द्वारा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है और मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि नेपाल पूरा का पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया है। ये सुन के मुझे दोस्तों एक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लगता है, मुझे काफ़ी दुख होता है देख करके कि इतना हमारा इंडियन मीडिया कैसे गिर सकता है नेपाल के प्रति। इतनी आसानी से वो कह देते हैं कि भारत का खाते हैं और चाइना के गुणगान करते हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये कहने का शब्द जो है, इस शब्द की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। इसके बारे में मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल करके सरकार का साथ देना चाहिए। अगर सरकार गलत कर रही है तो मीडिया को आगे रह करके ये कहना चाहिए कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं नेपाल के प्रति, नेपाल हमारा घनिष्ठ मित्र है, उसके साथ हमें अपने संबंध अच्छे करने हैं। इस प्रकार अगर इस बात में अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों अगर संस्कृति की बात करें नेपाल और भारत की, तो ये दोनों हिंदूवादी देश थे पहले। हिंदू काफ़ी रहते हैं नेपाल और भारत में, 80% नेपाल में रहते हैं और लगभग 80 to 90% इंडिया में भी होंगे। दोनों में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। हिंदू के साथ साथ अब दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज़ हो गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट चलता है और दोनों देश आज की डेट में सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश हैं और अपने आप को यह मानते हैं कि सारे धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। और अगर हम बात करें चाइना के प्रेजेंस में, चाइना के पर्सपेक्ट से बात करें तो चाइना का ना कल्चर मिलता है, ना भाषा मिलती है, ना कुछ मिलता है। परंतु एक इंडिपेंडेंट नेशन होने के कारण नेपाल कहा कि वो अपने ट्रेड चाइना से भी बढ़ाए, उसका एक रेशियो बना करके वो चाइना से भी व्यापार करे और भारत के साथ भी संबंध, अपने बायलैटरल रिलेशन अच्छे बना के रखे। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये प्रॉब्लम, ये बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज सुधरेंगे नहीं दोस्तों, और हम ना चाहते हुए भी अगर संविधान का दुरुपयोग करके और नेपाल के जितनी भी अखंडता
का दुरुपयोग करके, उसको दमन करके, अगर हम उसको दबा करके अपने अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये तो गलत होगा। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों मिल करके नेपाल सरकार के साथ भारत सरकार, नेपाल सरकार दोनों बैठ करके बात करें, और ये जल्दी से जल्द होना चाहिए दोस्तों। काफ़ी बहुत लेट हो रहा है। अभी हमने देखा कि चाइना के साथ भारत ने तो टेबल टॉक कर ली, बात कर ली, क्योंकि एग्रेशन था बॉर्डर पे। आप देख रहे हैं बॉर्डर पे एग्रेशन था, चाइनीज सेना भी एग्रेशन दिखा रही है और भारतीय सेना भी एग्रेशन दिखा रही है। तो एग्रेशन आ रहा है तो टेबल टॉक करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये पार्शियलिटी क्यों? अगर आप चाइना के साथ बात कर सकते हो तो आप नेपाल के साथ भी बात कर सकते हो। नेपाल तो शांतिप्रिय देश से आपके साथ लड़ भी नहीं रहा है, आपके साथ लड़ नहीं रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, किसी की ज़मीन पे अगर कब्जा होगा या किसी की भी ज़मीन पे अगर किसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ होंगी, पिलर उखाड़ दिए जाएंगे या अनवांटेड तरीके से रोड बना दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनके मन में तो कुछ ना कुछ खटास तो आएगी। परंतु ऐसा तो नहीं कहा कि हम भारतीयों से लड़ाई करना चाहते हैं, और भारतीयों के कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल भारतीयों ने भी ऐसा नहीं कहा कि हमें नेपाल के साथ लड़ाई करनी है। तो हमें इसको जल्दी से जल्द सॉल्व करना है। और हमारा जो पहले जो पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से जो पॉलिसी बना के रखी है, नेबरहुड फर्स्ट, तो मुझे नहीं लगता है कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है दोस्तों। इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। दादागिरी हमें नहीं करनी है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ दोस्ती का व्यवहार करके नेपाल को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, और जितने भी माफिया रिलेटेड तत्व हैं जो भारत और नेपाल के रिलेशन को इस ज़मीनी कब्जों के कारण तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको एक्सपोज करके इन सबको लीगली सही तरीके से पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और इस एरिया पर पे भी पूरी तरीके से ध्यान देना ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कई प्रकार के जो एनालिस्ट हैं, भारत के, इंडिया के जितने भी एनालिस्ट हैं, वो ये कह देते हैं कि सिर्फ 2 बॉर्डर को छोड़ करके सारे बॉर्डर इशू सॉल्व हो चुके हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको सच्चाई देखना है तो आप जाइए बॉर्डर पे जाकर देखिए कि क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा परेशान बॉर्डर के लोग हैं। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि किस प्रकार वो एक्सप्लॉइट होते हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ भारत और नेपाल का रिलेशन हमेशा के लिए बना रहे, और प्लीज़ ये मीडिया से सतर्क रहें। ये मीडिया काफ़ी ख़राब रिलेशन बनाने के चक्कर में है, भारत और नेपाल का रिलेशन को ख़राब करना चाहती है, और वो इसका महत्व नहीं जानते। ये तो कह देते हैं रोटी बेटी, परंतु इसका महत्व नहीं समझते कि इसका महत्व कितना बड़ा है। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह यही चाहूँगा कि नेपाल और भारत की दोस्ती हमेशा बनी रहे और किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना है, और तुरंत भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ बैठ करके टेबल टॉक के माध्यम से इस काला पानी के मुद्दे को सॉल्व करे, और जितने भी बॉर्डर पिलर्स के जितने भी इशू हैं नेपाल और भारत के बीच में, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप दोस्तों इसमें विस्तार रूप से मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझसे आप फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।